मध्य प्रदेश के विदिशा में एक बड़ा विवाद हो गया है। बीजा मंडल में सूर्य मंदिर या फिर मस्जिद। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा के बीजा मंडल पर यह विवाद सूर्य मंदिर को मस्जिद कहे जाने पर आपत्ति के साथ सामने आया। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को, डीएम को ज्ञापन सौंपा है। एएसआई से मंदिर का ताला खोलने को कहा गया है। 1951 के गैजेट में मस्जिद का जिक्र है, यानी मस्जिद दर्ज है, ये एएसआई का कहना है। नाग पंचमी का दिन है और इसी वजह से नाग पंचमी पर पूजा की मांग की गई हिंदू पक्ष की तरफ से, और फिर उसके बाद ये विवाद पनपा, ज्ञापन भी सौंपा गया है। लेकिन एएसआई ने इस बात को लेकर कहा है कि 1951 के गजट में मस्जिद दर्ज है, इस जमीन पर ये मस्जिद दर्ज है। ये एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है। और विदिशा का बीजा मंडल। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। यानी सूर्य मंदिर नए विवाद में घिर गया। हिंदू संगठनों ने नाग पंचमी के दिन बीजा मंडल का ताला खोलकर पूजा करने की अनुमति मांगी। इसके लिए हिंदू पक्ष ने कलेक्टर से इजाजत मांगी, लेकिन जिला कलेक्टर ने एएसआई का हवाला देकर बीजा मंडल का ताला खोलने से इनकार कर दिया। ये जवाब एएसआई ने दिया। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों में, उनके डॉक्यूमेंट्स में ये जगह मस्जिद के नाम से दर्ज है। इस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि वो पिछले कई सालों से सूर्य मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। एएसआई के दावे से भ्रम पैदा हो रहा है, ये हिंदू पक्ष का कहना है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने भी कभी मस्जिद का दावा नहीं किया है। अब हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को इस मामले में एक मांग रखी है, ज्ञापन सौंपा है और एएसआई से सूर्य मंदिर को फिर से सर्वे कराने की मांग की गई है। और अब आपको बताते हैं कि बीजा मंडल पर यह विवाद आखिर है क्यों, क्या विवाद है। नाग पंचमी पर दरअसल हिंदू पक्ष ने बीजा मंडल खोलने की मांग की। हिंदू पक्ष ने कहा कि पिछले कई सालों से यहां पर पूजा होती आ रही है। हिंदू पक्ष ने ताला खोलने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने एएसआई का हवाला देकर ताला खोलने से मना कर दिया हिंदू पक्ष को। बीजा मंडल पर 70 सालों से ताला लगा हुआ है और बीजा मंडल को एएसआई के दस्तावेजों में, उनके डॉक्यूमेंट्स में मस्जिद बताया गया है। हिंदू पक्ष की एएसआई के रिकॉर्ड्स में सुधार करने की मांग है, ये हिंदू पक्ष मांग कर रहा है। आपको बता दें, ये हिंदू पक्ष ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने कभी मस्जिद नहीं बताया, यानी कोई दावा नहीं किया गया। बीजा मंडल का दोबारा सर्वे कराने की मांग अब हिंदू पक्ष कर रहा है। बीजा मंडल फिलहाल एएसआई के अधीन है और एएसआई ही इसे देखरेख इसकी करता है। तो ये विवाद है। अब आपको बताते हैं विदिशा के आपको बीजा मंडल से TV9 संवाददाता शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस वक्त हकीकत क्या है, क्या मांग हो रही है और आगे क्या ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक बार फिर एक नया विवाद सामने आया है। दरअसल अब तक हमने देखा कि धार की भोजशाला का एएसआई सर्वे चल रहा था, जहां पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा था कि ये मंदिर है और मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि मस्जिद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। हिंदू पक्ष हमेशा से यही दावा करता आया है कि यह विजय मंदिर है और जो नई संसद का निर्माण हुआ है वो भी इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए, डिज़ाइन आप यूँ कहें कि यहीं से लिया गया है। यहाँ पर जो विवाद चल रहा है उसको भी आप दिखाते हैं या उसके बारे में हम बतलाते हैं, मगर सबसे पहले तस्वीर देखिए। यहाँ का पूरा विवाद सबसे पहले आपको समझना होगा। दरअसल 1962 में यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। उसके बाद जो हिंदू पक्ष था उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। मुस्लिमों को अलग से ईदगाह दिया गया जहाँ पर आज भी वो नमाज अदा करते हैं। इसके बाद से इसे एक शासकीय धरोहर के रूप में छोड़ दिया गया, न ये मंदिर न ये मस्जिद। मगर अब कुछ दिन पहले ही जब हिंदू संगठनों ने ये मांग की कि ये जो ताला आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ताले को खोलकर अंदर जाकर पूजा अर्चना करनी है। अंदर क्यों जाना है वो भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या है। ये तस्वीर आप देखिए अंदर की भी, जहाँ पर कुछ शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे और अंदर कुछ मूर्तियां भी रखी है। इन्हीं मूर्तियों की, इन्हीं शिवलिंग की पूजा अर्चना हिंदू संगठन के कुछ लोग करना चाहते थे और 5 लोगों की अनुमति मांगी गई। मगर जब विदिशा के कलेक्टर ने इसका जवाब दिया और उस जवाब में उन्होंने लिखा कि बीजा एएसआई के द्वारा यहाँ पर बीजा मंडल मस्जिद है ये और यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते,
उसके बाद से विवाद बढ़ गया, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर हर कोई मानता था कि ये न मंदिर है न मस्जिद है, मगर जब कलेक्टर का आदेश हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि एएसआई की जानकारी के मुताबिक, एएसआई के दस्तावेज़ों के मुताबिक तो ये एक मस्जिद है, उसके बाद से ही यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, हिंदू संगठन है, वो एक्टिव हुए हैं, उन विरोध कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे इसे एक मस्जिद करार दे दिया गया, जब इसे न एक मंदिर न एक मस्जिद माना जा रहा था। तो दस्तावेज़ों में कई दशकों से ये एक मस्जिद है, मगर अब यहाँ पर हिंदू संगठन कोर्ट जाने की भी बात कर रहा है। मगर फ़िलहाल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देती है। दूसरा, यहाँ पर शिवलिंग अंदर रखे हुए हैं और इन्हीं जो अंदर मूर्तियाँ रखी हुई है, यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, उस म्यूज़ियम में भी मूर्तियाँ रखी हुई है और उन्हीं की पूजा अर्चना करने की बात हिंदू संगठन कर रहा था। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, विदिशा। विदिशा से आपने शुभम गुप्ता की रिपोर्ट देखी और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदू पक्ष अब तक दावा क्या कर रहा है, क्या दावा है हिंदू पक्ष का, क्या मांग है। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ डिटेल में आपको पॉइंटर्स बताते हैं। 2500 साल पुराना सूर्य मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। विजय मंदिर या बीजा मंडल भी इसका नाम कहा जा रहा है। इसके अलावा चालुक्य प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जीर्णोद्धार करवाया, ये दावा किया गया। विदेशी यात्री अल बरूनी ने भी इसका उल्लेख किया है इस सूर्य मंदिर का। 1024 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी और इसके अलावा 1682 में बीजा मंडल को तोपों से उड़ा दिया गया था, ये बात कही गई है। औरंगजेब के आदेश पर बीजा मंडल को ध्वस्त कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। औरंगजेब के आदेश पर यह कार्रवाई हुई थी। तो हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये मंदिर है और इसमें हमें पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए, ताला खुलवाकर पूजा कराई जानी चाहिए। इस बात को लेकर लगातार हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। इसी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। अब आप देख रहे हैं ये ज्ञापन सौंपा गया, ये दरअसल जो डीएम है विदिशा के, उनको ये ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जो डीएम ने जवाब दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उपरोक्त के संबंध में अधीक्षण, आपको बता दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजा मंडल मस्जिद एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है, एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है तथा यहाँ कोई धार्मिक आयोजन नहीं किए जाते हैं। ये आपको बता दें नॉन लिविंग स्मारक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वर्जित है। ये डीएम ने, कलेक्टर ने साफ तौर पर इसमें जवाब दिया है प्रशासन को। और हमारे साथ और ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए शुभम भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी और दे दें। विदिशा के बीजा मंडल के परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं शुभम की। पहले जब से ही हिंदू पक्ष ने यहाँ पर पूजा अर्चना करने की मांग की है, तब से ही यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर ताला लगा हुआ है, इसी ताले को खोलकर अंदर जो मूर्तियाँ रखी है उनकी पूजा अर्चना करने की बात हो रही है। बहरहाल यहाँ पर एएसआई के द्वारा कुछ गार्ड्स रहते हैं। ये 2 सुरक्षा कर्मियों को आप देख रहे हैं जो हमेशा ही यहाँ पर तैनात रहते हैं ताकि कोई भी शख्स अंदर ना जा सके। उसके अलावा भारी पुलिस बल भी तैनात है ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जाए, और उसी के लिए आप देख रहे हैं कि कितने पुलिस बल यहाँ पर रखा हुआ है। तमाम पुलिस अधिकारी, बड़े ऑफिसर, सीएसपी, टीआई सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाएं इस प्रांगण के, तो वहाँ पर भी आपको भारी पुलिस बल मिलेगा। चूँकि यहाँ पर पूजा अर्चना सुबह से नहीं बल्कि 4 बजे से शुरू होगी, लिहाजा उसके बाद लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे, मगर उससे पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मौजूद है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, विदिशा। तो शुभम इस जगह को दिखा रहे थे, यहाँ पर साफ तौर पर ताला लगा हुआ है और ये संरक्षित जमीनें हैं जो कि एएसआई के अंडर में है। अब आपको बताते हैं कि हिंदू जो संगठन है वो मांग क्या उठा रहे हैं। नाग पंचमी के दिन क्यों विवाद उठा है? हिंदू संगठनों के सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की मांग है, अंदर जाकर ताला खुलवाकर नाग पंचमी पर ताला खोलने की मांग की गई है। विदिशा के कलेक्टर से ताला खोलने की मांग की गई है। जिला प्रशासन ने पूजा की इजाजत अनुमति नहीं दी है। सिर्फ एक बार नागपंचमी पर पूजा की इजाजत मांगी गई है और नागपंचमी पर मंदिर के बाहर पूजा कराई जाती है, ये भी कहा जा रहा है। और हर साल ये पूजा कराई जाती है। पूजा के समय मंदिर पर ताला लगा रहता है, ताले पर स्वास्तिक बनाकर पूजा कराई जाती है। हर साल ये बात होती है। प्रशासन और एएसआई के रवैये पर हिंदू पक्ष की
आपत्ति सामने आई है। हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि विवाद को एएसआई बढ़ा रहा है। अब हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं, वो और ज्यादा तफसील से जानकारी दे देंगे कि ये विवाद तो पनप चुका है। शुभम, हिंदू पक्ष मांग भी कर रहा है, ये भी कह रहा है कि हर साल नागपंचमी के अवसर पर पूजा होती थी, लेकिन अब अंदर जाकर मांग की गई है कि पूजा करनी है। लेकिन प्रशासन की ओर से जो जवाब आया है वो हम चाहेंगे आप एक बार फिर से बताएं, उनका क्या कहना है, क्या जवाब आया है उनका? देखिए, बिल्कुल इस पूरे विवाद को हम बड़ी आसानी से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं। दरअसल 1962 तक यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। उसके बाद हिंदू महासभा थी, उसने विरोध किया और ये कहा कि यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए, ये तो सदियों पुराना मंदिर है, सूर्य देवता का मंदिर है। और उसके बाद विवाद को रोकने के लिए मुस्लिम समाज को एक अलग जगह दे दी गई जिसे ईदगाह कहते हैं, और आज भी वहाँ पर मुस्लिम समाज नमाज अदा करता है। 1992 में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं बीजा मंडल, यहाँ पर बाढ़ के कारण इसका एक हिस्सा, एक दीवार ढह गई और उस दीवार ढही तो अंदर जब देखा तो कुछ साक्ष्य मिले और उसमें कुछ मूर्तियाँ मिली। उसके बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि ये तो एक मंदिर है और यहाँ पर मूर्तियाँ इसका प्रमाण है, लिहाजा अब हमें यहाँ पर पूजा अर्चना करने दी जानी चाहिए। और ये तय हुआ कि नागपंचमी पर एक दिन आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर एक मेला भी लगता है, अभी शाम के 4 बजे के बाद यहाँ की तस्वीर ही अलग होती है और पूजा अर्चना होती है। जो ताले की हम बात कर रहे थी वो भी हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। चूँकि इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ पर इसी ताले की जो है वो पूजा अर्चना करती हैं, स्वास्तिक यहाँ पर बनाते हैं। और अंदर क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं, शिवलिंग रखे हुए हैं, वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जो कलेक्टर से अनुमति मांगी गई इस बार कि हम 5 लोग अंदर जाना चाहते हैं और यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हुई है उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, और उसके बाद जो जवाब आया वो जवाब हिंदू पक्ष को हैरान कर देने वाला था। और उस जवाब में ये कहा गया कि बीजा मंडल तो एक मस्जिद है, यहाँ पर धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकते हैं। इसी को लेकर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं मुकेश टंडन बीजेपी के, उन्होंने भी आपत्ति ली कि इससे आखिरकार एएसआई ने कब मस्जिद करार दे दिया और दस्तावेज़ों में कब मस्जिद हो गया, जबकि 1962 में तो ये तय हुआ था कि न ये मंदिर है न मस्जिद है बल्कि एक शासकीय धरोहर है। उसके बाद से ही इसे मंदिर माना जाता था। हालांकि मुस्लिम यहाँ पर नमाज अदा फिलहाल नहीं करते हैं, उनके लिए तो 1962 में ही एक अलग जगह दे दी गई थी। तो विवाद अब ये यहाँ पर यह है कि एएसआई जो दस्तावेज है उसमें से मस्जिद शब्द को सबसे पहले तो हटाए, स्पष्ट करे कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है, अन्यथा फिर अब ये मामला भी कोर्ट में ही जाएगा और वहीं से फिर चीज़ें तय होगी। जो भी प्रमाण, हिंदू पक्ष साक्ष्य, यहाँ की जो एक म्यूजियम भी है यहाँ पर, उसमें भी कई मूर्तियाँ रखी हुई है। और ख़ास बात तो ये है कि जो संसद, नया संसद है, उसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखें जो तैयार किया गया है, जो ड्रोन शॉट से इस मंदिर का दिखता है, वो भी इसी मंदिर से एक तरह से लिया गया है। विजय सूर्य मंदिर यहाँ पर यहाँ के हिंदू इसे मानते हैं और 1000 साल पुराना इसे बतलाते हैं। तो ऐसे में अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और अब कोर्ट में ही एक तरह से ये तय होगा कि बीजापुर जो एएसआई मंदिर जिसे बता रहा है बीजा मंडल, वो एक मस्जिद नहीं बल्कि तो क्या शुभम, हिंदू पक्ष अब कोर्ट में जाने की मांग कर रहे हैं जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, और इस मामले में कोई एएसआई का रिएक्शन सामने आया? देखिए, एएसआई का रिएक्शन तो ही अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि सारी इस पूरी घटना का, इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु अगर कोई है तो वो एएसआई है, क्योंकि एएसआई के ही दस्तावेज हैं जिसका विदिशा के कलेक्टर ने हवाला दिया है कि देखिए मुझे तो एएसआई से जानकारी मिली है कि बीजा मंडल एक मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। तो एएसआई के अधिकारियों के सामने से तो अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। और दूसरा जो आपने जिक्र किया कि क्या हिंदू पक्ष अब कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएगा, तो उसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है कि आखिरकार इस बीजा मंडल को, चूंकि एक ठीक है शुभम, ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, ये विवाद तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। पूजा अर्चना की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष, जैसा कि शुभम बता रहे थे। उन्होंने भली भांति तस्वीरें दिखाई हैं वहां पर कि वहां पर जो ताला लगा हुआ है, इसी ताले में स्वास्तिक लगाकर पूजा अब तक होती आ रही थी नागपंचमी पर। अब देखना होगा कि ऐसा इस पर क्या कुछ कहती है और आगे रुख क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका जानकारी देने के लिए इस पूरे बड़े मामले पर। आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। शेख हसीना के भारत में रहने पर TV9 संवाददाता मनीष झा के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। भारत में रहने पर शेख हसीना खुद लेंगी फैसला, ये MEE की तरफ से कहा गया। कब तक भारत में रहेंगी ये खुद तय करेंगी शेख हसीना। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, MEE की ओर से ये जवाब आया है।
regarding the former Prime Minister, I would again like to reiterate and repeat, I have already said this, that it would not be appropriate for me to comment on her plans. It is for her to take things forward. तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर शेख हसीना किस सेफ लोकेशन पर हैं, कहां शेख हसीना और किस जगह पर हैं। 5 अगस्त की वो तारीख आपको याद दिला दें, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा। हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की शेख हसीना के साथ। और जो पहली संभावना है, अभी कहां ठहरी हुई है, पहली संभावना ये कि हिंडन एयरबेस पर ही ठहरी हुई है और दूसरी संभावना यह है कि रॉ के सेफ हाउस में इस वक्त शेख हसीना हो सकती हैं। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि 5 दिन बाद भी कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं आई है शेख हसीना की, कहां है, किस सेफ जोन में है? ये 5 दिन बाद भी सवाल बरकरार है। शेख हसीना की कोई तस्वीर सामने नहीं आई क्योंकि आनन फानन में बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। अब पहली बड़ी वजह क्या है? सुरक्षा के लिहाज से हो सकता है ये फैसला हो कि नहीं आई हो। शेख हसीना पर खतरा अभी टला नहीं है, पहली बड़ी बात। और वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत में भी शेख हसीना पर हमले की आशंका है, इसीलिए उनकी तस्वीर नहीं आई। दूसरी वजह, बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना बढ़ने का खतरा है, डर है, ये बहुत बड़ी गुंजाइश है, ऐसा हो सकता है बांग्लादेश में आक्रोश न बढ़े, इसीलिए सरकार ने दूरी बना ली है। शेख हसीना ने भी दूरी बना ली है और सरकार ने भी। नई रणनीति, तीसरी बड़ी वजह, नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है शेख हसीना कि आगे करना क्या है। अपने बेटे सजीव वाजिद, जब TV9 भारतवर्ष ने खास बातचीत की तो सजीव वाजिद ने बहुत खुलासे किए और इसमें पहले सजीव वाजिद ने संन्यास की बात भी कही थी शेख हसीना को लेकर, फिर बाद में आवामी लीग के सत्ता में लौटने का दावा भी किया था उनके बेटे ने जब खास बातचीत की। अब खास बात क्या है इसमें? रणनीति के तहत ही भारत में मौजूद बेटी से भी नहीं मिली है शेख हसीना और इसीलिए ही बहुत बड़े सवाल है कि शेख हसीना इस वक्त कहाँ है और उनकी जो अभी स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी। आइए थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं कि अगली रणनीति को लेकर इस वक्त सस्पेंस बना हुआ है कि शेख हसीना इस वक्त कहां हैं और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई तो नहीं आई है, तो अब तक जो अगली स्ट्रैटेजी है उस पर क्या विचार विमर्श हो रहा है या भारत की तरफ से आगे क्या कदम उठाया जा सकता है। MEA का तो एक महत्वपूर्ण बयान आ गया। शेख हसीना की अगली रणनीति क्या होगी, आइए अब आपको बताने जा रहे हैं। 5 वजह हैं। पहली बड़ी वजह, दिल्ली में रहकर ढाका की हर हलचल पर शेख हसीना की नजर है, ये कूटनीतिक चाल है जो हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह, आवामी लीग के नेताओं से संपर्क बनाए रखने की रणनीति है शेख हसीना की, ये वजह हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह, बांग्लादेश में अपने समर्थकों से फिर से जुड़ने की कोशिश शेख हसीना की हो सकती है भारत में बैठकर। चौथी बड़ी वजह, दिल्ली में मौजूद विदेशी राजनयिकों से संपर्क बनाना, यह भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा। और 5वीं बड़ी वजह, भारत से दोस्ती को और मजबूत करने की ये कूटनीतिक कोशिश हो सकती है जो कि शेख हसीना कर रही हैं। कि आगे क्या होगा, और मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ और इसे एलैबोरेटेड तरीके से बताने के लिए मौजूद हैं। मनीष, सबके मन में सवाल है शेख हसीना कहाँ है, उनकी तस्वीर नहीं आई और 5 दिन बाद भी ये सवाल बना हुआ है। क्या यही वजहों पर गौर करें कि यहाँ रहकर ढाका पर नजर रखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त को करीब 5-5:15 बजे उनका विशेष विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब उतरा था, उसके बाद फिर एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनसे मुलाकात की थी। लेकिन अगले दिन से ये संभावनाएं बन रही है और बहुत हद तक मुझे भी एक लगता है, मैं अनुमान के आधार पर कहता हूं कि वो गाजियाबाद हिंडन बेस के बजाय वो रॉ के किसी सेफ हाउस में पहुंच चुकी हैं और वहां पर उन्हें सुरक्षित तौर पर रखा गया, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा खतरा है और भारत में भी जो शेख हसीना के विरोधी हैं वो उन्हें टारगेट कर सकते हैं। ये इस बात का अंदेशा भारत की सुरक्षा एजेंसियों को है। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। आगे की रणनीति यही है कि मुसीबत आया जब शेख हसीना को तो भारत ने मदद दी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। अब आगे शेख हसीना क्या प्लान बनाती है ये फैसला उनको करना है, लेकिन भारत को दोनों चीजें देखनी है, शेख हसीना को भी देखना है और बांग्लादेश को भी देखना है। कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर मेरे सवाल के जवाब में यही कहा था कि उनकी प्राथमिकता बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश के लोगों का हित भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में बांग्लादेश के मौजूदा सरकार के साथ भी काम करना है और शेख हसीना को भी अपना समर्थन बनाए रखना है। अब शेख हसीना यहाँ पर रहकर एक्सप्लोर करेंगी, क्योंकि साफ तौर पर अब उनके बेटे ने यह कर दिया है कि ढाका में सत्ता में वापसी की कोशिश होगी और वो जानती है कि जब तक सत्ता में वापस नहीं होंगी उनका परिवार के सुरक्षा को लेकर सवाल बना रहेगा। तो इस तरह की तमाम जद्दोजहद से भी वो गुजर रही है और इसीलिए उन्हें सेफ लोकेशन में
सुरक्षित रखा गया ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। और वैसे भी मनीष, जिस तरह के हालात थे बांग्लादेश में, जो हिंसा का दौर चला, जो अराजकता का दौर चला, वो बहुत हावी था और इसी वजह से उन्हें देश तक छोड़ना पड़ा। ब्रिगेडियर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा तफसील से बताने के लिए। ब्रिगेडियर दत्ता, उनके बेटे ये कह देते हैं, टीवी पर जब हमने इंटरव्यू लिया उनके बेटे का, तो उन्होंने ये कहा कि आवामी लीग वापस लौट सकती है। फिर संन्यास की बात भी सामने आई, अपने बेटी से भी, अपने परिवार से भी नहीं मिली भारत आकर। क्या इस वक्त दिलो दिमाग में चल रहा है? क्या रणनीति का हिस्सा हो सकता है शेख हसीना के? देखिए, शेख हसीना ने जो रिफ्यूज इंडिया में लिया है उसके दो कारण है। पहली बात, उनके अच्छे रिलेशंस बतौर प्राइम मिनिस्टर, जब भारत के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। दूसरी ये है कि वो एक ऐसे सेफ जगह रहना चाहती हैं जहां वो उनकी सुरक्षा इंश्योर की जा सके। ये इस बात में कोई शक नहीं कि अभी आवामी लीग का कोई फ्यूचर हाल फिलहाल में नजदीक में दिखाई नहीं देता है, लेकिन भारत में रह के या किसी और ऐसे अन्य देश में जाके वो अपनी जो स्थिति है उसको कंसोलिडेट करेंगे। अगर आप इतिहास देखें, खासकर जितने इस तरह के कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या और इस तरह के जो कंट्रीज हैं, वहां आपने देखा होगा कि कोई भी जो सरकार है वो कोई स्टेबल नहीं होती। और इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि जो ये नेता होते हैं इन्हें मालूम होता है कि साहब एक स्टेज के बाद उनके लिए क्या है स्टोर में, तो वो ऑलरेडी अपने जो असेट्स हैं या अपने जो एग्जिट प्लान है उसको तैयार रखते हैं या कंटिजेंसी प्लान तैयार रखते हैं। लेकिन हाँ, शेख हसीना एक अच्छी स्टेट्समैन है, डिप्लोमेट है, और डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी, और वो यकीनन एक स्टेज बैक करेंगी। लेकिन हाल फिलहाल में उनके लिए कोई आई डोंट सी एनी रे ऑफ होप इन बांग्लादेश। कोई राहत या कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बड़ी बात ब्रिगेडियर दत्ता आप कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बहुत उथल पुथल है इस वक्त बांग्लादेश की राजनीति में। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बयान आ गया है। उन्होंने सत्ता संभाली है और फिर बयान आया कि देश में कहीं किसी पर हमला ना हो। मोहम्मद यूनुस का कहना है, हमले जारी रहे तो इस्तीफा दे दूंगा अगर इस तरह के हमले जारी रहे। हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी मोहम्मद यूनुस ने बड़ी बात कही है। तो बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उसके प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई कि मैं आप सभी मुझ पर भरोसा बनाए रखें और मैं काम करने आया हूं। बांग्लादेश संकट के 10 बड़े अपडेट अभी जल्दी से आपको बता देते हैं, उसके बाद हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनके पास चलेंगे। पहला बड़ा अपडेट, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। दूसरा बड़ा अपडेट, मोहम्मद यूनुस बने अंतरिम सरकार के प्रमुख, अभी फिलहाल वही देखेंगे। तीसरी बड़ी बात, शेख हसीना के विरोधी छात्र नेता नाहिद ने शपथ ली है। इसके अलावा चौथी बड़ी बात जो वहां से निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है कि उन्होंने इस बात को सत्ता संभाली है, सरकार बनाई है, गठन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई हिंदुओं की सुरक्षा की उम्मीद, क्योंकि लगातार वहां हमले हो रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी बात है। छठी बात, यूएस ने कहा, अमेरिका ने कहा, लोकतांत्रिक भविष्य की रूपरेखा अब बननी चाहिए बांग्लादेश में। सातवीं बड़ी बात, तख्ता पलट के बाद से अब तक 232 लोगों की मौत हो चुकी है और यह सबसे ज्यादा चिंताजनक है। आरक्षण विरोधी आंदोलन के 23 दिन में 560 मौतें हो चुकी हैं। नौवीं बड़ी बात, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोगों ने शरण मांगी है, ये तस्वीर भी हमने कल देखी। और 10वीं बड़ी बात, ढाका की सेंट्रल जेल से फरार हो गए 209 कैदी भी। तो अभी भी उआपो की स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि एक तरफ तो मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए तो पद छोड़ देंगे, वहीं शेख हसीना के पार्टी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं और वो ये भी कह रहे हैं उनके बेटे की वो आवामी लीग वापस आ सकती है सत्ता में। ब्रिगेडियर दत्ता, आप कैसे देखते हैं इन हालातों को? देखिए, जो सूरत हाल बांग्लादेश में देखी जा रही है यकीनन बहुत ही शर्मनाक है और बिल्कुल ह्यूमैनिटी के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जब उन्होंने देश छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, तो वहाँ तशद्दुद और इस तरह की जो वायलेंस है उसकी जरूरत नहीं है। और खासकर हिंदुओं पे जिस तरह से वो ये कर रहे हैं, तो वो अपने रिश्ते बदतर कर रहे हैं भारत के साथ। और बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि अगर उसको एशिया में अपनी एक वजूद बनाना है या अपनी एक आइडेंटिटी रखनी है, तो भारत को साथ लेके चलना होगा। और खासकर जो सत्ता आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई वर्षों से ये कोशिश की कि साहब भारत को चाहे वो जनरल असलम बेग की पॉलिसी रही हो, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, या टेररिज्म या और इस तरह का कोई मुद्दा हो, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुआ है।
तो बांग्लादेश को भी ये चाहिए कि वो एक बेहतर सरकार वहां बनाए, एक समन्वय रखे और सारे जो धर्म और जाति हैं उनको साथ लेके चले। खासकर जो स्टूडेंट अनरेस्ट जो हुआ है, क्योंकि केवल स्टूडेंट अनरेस्ट नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और कई सालों से इसकी जो बुनियाद थी वो रखी गई थी। क्योंकि आप ये देखिए, पंजाब में भी जब इंसर्जेंसी हुई थी तो उसका सृजन 1958 में जनरल अयूब खान ने शुरू किया था। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नहीं है कि साहब ये कोई पिछले 4-5-6 महीनों में ये इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं। हालांकि 5-6 महीने से काफी कंफ्यूजन या काफी उबाल आ गया था और शेख हसीना के खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह था और ये विद्रोह फिर सड़कों पर उतरा, इतनी मौतें हो गई। मनीष एक आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में, अब आगे क्या हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग तरस रहे भारत आने के लिए, बॉर्डर पर बहुत संकट की स्थिति है। देखिए, मोहम्मद यूनुस ये जानते हैं कि अगर जल्द से जल्द हालात सामान्य नहीं हुए तो उन पर दबाव बनेगा और इस वक्त जो उनकी प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। ऐसे में भारत सरकार ने यही अपील किया है कि बांग्लादेश की सरकार हालात को काबू में करे, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जो लोग इस वक्त भारत के सीमा पर मौजूद हैं वो वापस अपने अपने घरों पर जाएं, इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपका भी समझाने के लिए हालात इस वक्त क्या है, और ब्रिगेडियर दत्ता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि इस वक्त क्या उम्मीद है बांग्लादेश से और कैसे भारत पर इसका असर पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात मनीष सिसोदिया की करते हैं। आज बहुत बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिली है। आपको बता दें 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। 10 लाख के मुचलके पर सिसोदिया को बेल मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना ट्रायल जेल में नहीं रखा जा सकता, जमानत के नियम होते हैं और जेल अपवाद है, तो इसीलिए जेल में नहीं रखा जा सकता। ये राहत मिली है मनीष सिसोदिया को, उन्हें जमानत मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं, जमानत के अपने नियम होते हैं और इतने दिन जेल में नहीं रखा जा सकता ट्रायल के बिना। ऐसे में अब ट्रायल चलेगा और बीजेपी ने भी फिर रिएक्ट किया है। बीजेपी ने कहा है कि अभी जमानत मिली है, इस बारे में आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, राहत मिली है और जो शर्तें हैं आपको बता दें कोर्ट की तरफ से वो क्या है, जमानत की शर्तें बता दें। पहली बड़ी शर्त जो है पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, ये कहना है कोर्ट का जमानत देते हुए। दूसरी बड़ी बात, हर सोमवार जो कोर्ट के सामने हाजिरी लगानी होगी, गवाह सबूत को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। चौथी बड़ी बात, 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा, ये बड़ी बात कही गई है। और चौथी बड़ी बात आपको दिखा रहे हैं, 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा, ये जमानत की शर्तें हैं। सशर्त जमानत मिली है मनीष सिसोदिया को। और सिसोदिया की जमानत पर बोले हैं संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद। सत्य की जीत हुई है, संजय सिंह ने कहा है कि जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार और जल्द केजरीवाल भी बाहर आएंगे। अब ये भी उम्मीद जताई, हमारे नेताओं पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। आखिरकार 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। मेरे साथ में संजय सिंह है। संजय जी, किस तरीके से इस फैसले को? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है आम आदमी पार्टी के हक में, दिल्ली के लोगों के हक में और आने वाले चुनाव को दृष्टि में रखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला है, हम सब के लिए बहुत बड़ी राहत है। 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये जमानत मिली है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जिस मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुए, कोई प्रॉपर्टी बरामद नहीं हुई, कोई गहना सोना बरामद नहीं हुआ, आपने उसको 17 महीने क्यों जेल में रखा? बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के आपने 17 महीने जेल में रखा। आपकी राजनीतिक दुर्भावना का शिकार हुए मनीष सिसोदिया। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी को भी जल्द जमानत मिलेगी और ये भारत की न्याय व्यवस्था की जीत है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सर झुका के नमन करता हूं। कोर्ट ने कहा भी अभी ड्यूटीज का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। मैं अभी पूरा ऑर्डर जब आ जाएगा सामने उसके बाद बताएंगे। आखिरी सवाल, चुनाव भी सामने है, क्या लगता है इसमें चुनावी में आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया। और आइए आपको बताते हैं, आपने सुना संजय सिंह ने क्या कहा, जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है जमानत देते हुए मनीष सिसोदिया को। आपको बताते हैं, जमानत एक नियम है, ये कहना है इस कोर्ट का, और जेल अपवाद है। बिना ट्रायल के जेल में रखकर सजा नहीं दे सकते, ये कहना है कोर्ट का। गुणदोष के आधार पर दलीलों पर विचार किया गया है कोर्ट के भीतर। आपको बता दें कि 4 जून के आदेश को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ऐसे में ट्रायल कोर्ट में
फिर भेजना सांप सीढ़ी का खेल होगा। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मजाक है। तेजी से सुनवाई याचिकाकर्ता का हक है, ये कहना है कोर्ट का, जिसके आधार पर उन्हें जमानत दी गई। और फिर ये एक बड़ी राहत सामने आई है, जिसमें बीजेपी ने भी आरोप ये लगा दिया कि सिसोदिया जमानत पर बाहर आ रहे हैं, उन्हें बरी नहीं किया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद उनके घर के बाहर मिठाइयां भी बांटी गई हैं। उनके समर्थक मिठाई लेकर उनके घर तक भी पहुंच गए। आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो मिठाइयां लेकर समर्थक पहुंचे हैं। ये खुशी का आलम है आम आदमी पार्टी के भीतर। लेकिन संजय सिंह ने कई सवाल भी पूछ दिए कि इतने महीने क्यों जेल में रखा मनीष सिसोदिया को बिना सबूतों के। अब आपको देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जो बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया जो 17 महीने से जेल में थे, अब वो बाहर आ रहे हैं। जमानत मिल गई है उन्हें कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो दूसरी तरफ परिवार में भी खुशी का आलम है। मनीष सिसोदिया के घर पर भी मिठाइयां बंट रही हैं। अलग अलग नेताओं ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बता रहे हैं। आतिशी ने कहा है सत्यमेव जयते। संजय सिंह ने कहा है जल्द केजरीवाल भी बाहर आएंगे, उम्मीद जताई है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और इस बीच जश्न शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर मंत्री आतिशी भावुक भी हो गई। वो एक स्कूल का उद्घाटन करने गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हुई है। झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। तो आतिशी को आपने सुना, दिल्ली में मंत्री वो बोलते बोलते भावुक हो गई। और इस बीच आपको बता दें मनीष सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। बेल बॉन्ड भरने के बाद हो सकती है रिहाई। मनीष सिसोदिया की रिहाई आज शाम तक हो सकती है बेल बॉन्ड भरने के बाद। तो ये राहत की बात है मनीष सिसोदिया के लिए। 1.5 साल के बाद मनीष सिसोदिया के लिए एक राहत की खबर आई कि उन्हें अब जमानत मिल गई है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आगे ट्रायल चलता रहेगा। अब आपको बताते हैं सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी का बयान भी आ गया है। सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करके लिखा है आम आदमी पार्टी ने इस तस्वीर के साथ, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। ये आम आदमी पार्टी ने पोस्ट में लिखा है, जिसमें मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं और वो बचाव करते हुए दिख रहे हैं तमाम प्रहार से। और नीचे आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर यह कहा है कि जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान करती है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी, किस तरह का उनका व्यवहार था। लेकिन हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हों, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है, और ये फैसला जनता की अदालत में सबके सामने होगा। और सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे रुख करते हैं। और इसने एक बात का संदेश साफ तौर पर दिया है, कोई भी तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही अनंत काल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की भी सीमा है। 17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने, जिनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके ये साबित किया
कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल वादा नहीं किया, सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी। उस उम्मीद को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके बिना तथ्य के, बिना सबूत के जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है दुनिया में, और इसलिए आज हम सब लोग इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। निश्चित रूप से इस बात का मलाल सबको है कि बिना एक तक आज तक एक सबूत नहीं मिला। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने रखा था 3 लाख का इनाम। आतंकी के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। 15 अगस्त से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी। एनआईए ने इस आतंकी पर 3 लाख का इनाम रखा था और आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। 15 अगस्त से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और किस किस फिराक में था ये आतंकी, आपको बता दें। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही? बड़ी कामयाबी मिली है, एनआईए ने इनाम भी रखा था इस पर। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि रिजवान अली, जो कि दरियागंज के रहने वाला है और पुणे मॉड्यूल का एक अहम किरदार रहा है और लगातार फरार चल रहा था पिछले कई महीनों से, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि डाइवर्सिटी पार्क जो है नई दिल्ली इलाके में, वहां पर ये मौजूद है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैप लगाया गया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से फिलहाल एक स्टार पिस्टल बरामद हुई है .30 बोर की, और साथ ही 3 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। इससे पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार 15 अगस्त से पहले कोई इनकी प्लानिंग तो नहीं थी, किसी बड़े धमाके को या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोई कॉन्स्पिरेसी तो तैयार नहीं की गई थी। साथ ही यहाँ पर दिल्ली में किसके पास ये रुका हुआ था, किससे इसकी मुलाकात हुई, इस बारे में भी इससे पूछताछ की जा रही है। एनआईए का 3 लाख रुपए का इनामी ये टेररिस्ट था। इसके अलावा एनआईए ने यूएपीए, साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक्सप्लोसिव एक्ट और यूएपीए के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जितेंद्र बता रहे थे कि इस पर इनाम तो घोषित था ही, लेकिन इसके पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। और 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस इस वक्त मुस्तैद हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। पुलिस ने जगह जगह लगाए हैं आतंकियों के पोस्टर्स भी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ अधिकारियों की बैठक भी लगातार चल रही है और संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला इसमें लिया गया है। और अंशुमन यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दिल्ली से। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और 15 अगस्त की तैयारियों का जायजा लिया है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ पोस्टर जगह जगह चिपकाए गए हैं जिसमें खालिस्तानी और आतंकियों के नाम, फोटो और उनकी पहचान जारी की गई है। आपको बता दें इस वक्त खान मार्केट के इस इलाके में चूँकि शाम के टाइम बेहद भीड़ रहती है, बाज़ार यहाँ पर लाखों लोग की संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। खान मार्केट से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे।